अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो आपके पास बतौर डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकती है या आपके पास सेक्शन ए में MCQ बनकर भी आ सकती हैं। मसलन आपसे IP का यूनिट पूछ सकते हैं कि IP को मेजर करने का यूनिट क्या है। MCQs के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आपको उनमें से कोई सही ऑप्शन टिक करना होगा। चलें डिस्कस करते हैं फिर उन डेफिनेशंस को। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास एटॉमिक रेडियस की है। एटॉमिक रेडियस जिसको एटॉमिक साइज भी कहा जाता है, एटॉमिक रेडियस जिसको एटॉमिक साइज भी कहा जाता है। तो देखें डेफिनेशन आप लोगों के सामने मौजूद है कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर। अब सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि ये न्यूक्लियाई क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियाई दरअसल प्लूरल फॉर्म है न्यूक्लियस की। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो आइडेंटिकल एटम हैं जो आपस में एक बॉन्ड क्रिएट किए हुए हैं। अब वो बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होती है? कोवेलेंट होती है, आयोनिक होती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होती है। वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर की बातें हैं। अभी फ़िलहाल हम इतना बता दें, जैसा कि आपको दिख रहा है आपके पास दो आइडेंटिकल एटम्स मौजूद हैं। इन एटम्स ने आपस में एक बॉन्ड क्रिएट की हुई है। अब इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है आप उसको हाफ कर दें तो आपके पास जो अब आंसर आएगा वो आपको इस एटम का रेडियस बता देगा। अगर रेडियस को सिंपली तौर पे समझा जाए कि रेडियस होता क्या है और यहाँ पर d को 2 से डिवाइड क्यों किया हुआ है, तो ये r रेडियस है, d दरअसल डायमीटर है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी राउंड या स्फेरिकल चीज़ होती है तो उसका एक मखसूस डायमीटर होता है। ये पूरी जो गोलाई है ये उसका डायमीटर कहलाती है। अब अगर इस डायमीटर को आप हाफ कर देंगे तो अब जो आपके पास बाकी बचेगा वो उसका रेडियस कहलाएगा। देखिए एटॉमिक रेडियस को मालूम करने की बहुत सारी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे के ज़रिए मालूम की जाती है। अब एटम चूंकि बहुत छोटा है, देखें अब तक लैब्स के अंदर कोई भी इतना ज़्यादा एक्यूरेट इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है कि जिसके ज़रिए ऑप्टिकली तौर पर हम किसी एटम के रेडियस को मेजर कर सकें। क्योंकि बहुत क्लोज कर देखने पे भी हमें एटम की जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिजी नज़र आती हैं, यानी वो धुंधली धुंधली नज़र आती हैं। सही तरीके का उनमें फ़र्क नहीं किया जा सकता। लिहाजा हमें ये टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ी कि दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान हमने डायमीटर निकाला और फिर उसको हाफ कर दिया। उससे हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ गया जो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन एक्यूरेसी के बहुत ज़्यादा करीब करीब है। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। आपसे बतौर MCQ ये सवाल किया जा सकता है कि एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए क्या यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर द एटॉमिक रेडियस। तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से अगर आपके पास एंगस्ट्रॉम का ऑप्शन मौजूद होगा तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने सेंटीमीटर के बराबर है, तो याद रखिए इसका जवाब है एक्सपोनेंट -8 या 1 एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर। तो चलें अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन में मूव करते हैं जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी ये नाम भी दिए जाते हैं। देखें आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सिंपली तौर पर IP भी कहा जाता है। अब देखिए नाम से पता चल रहा है आयोनाइजेशन यानी आयोनाइज होने वाली, पोटेंशियल यानी वो कुव्वत जो एटम को आयोनाइज करा दे। देखें डेफिनेशन के नाम से पता चल रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन का मतलब आयोनाइज होने वाली, पोटेंशियल यानी कि एक एनर्जी, एक तवानाई, एक कुव्वत। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो कुव्वत जो किसी भी एटम को आयोनाइज करा दे। अगर आपने अब तक आयंस के बारे में नहीं पढ़ा तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है आयंस को बड़ा डिटेल में, लिहाजा आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, आयंस को समझें, उसके बाद आपके समझ आ जाएगी कि आयोनाइजेशन क्या है। चलिए अब डेफिनेशन पर आते हैं। वैसे ही हमने बहुत फजूल बातें कर ली कि आयोनाइजेशन क्या होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम या इसको गैशियस एटम भी कह सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी
जो रिक्वायर्ड होती है, जो दरकार होती है किसी भी आइसोलेटेड या गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये आइसोलेटेड एटम क्या है और ये गैसियस एटम क्या है। बाज़ बच्चे तो गैसियस से ये समझते हैं कि वो एटम जो अपनी गैसियस फॉर्म में होता है, यानी गैस स्टेट के अंदर जो एटम है वो गैसियस एटम कहलाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइसोलेटेड या गैसियस एटम हम उस एटम को कह रहे होते हैं जो अपनी सिंगल स्टेट में होता है, जिसने किसी दूसरे एटम के साथ अभी बॉन्ड क्रिएट नहीं की होती है। अब दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। तो देखें, आपके पास सपोज कर लीजिए ये सोडियम का एक गैसियस एटम है जो अपनी न्यूट्रल स्टेट में है। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखें अगर आप, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन मौजूद मिलेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं कि मैंने डायरेक्ट ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनाया है, इससे पहले के जो ऑर्बिट हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए। अब ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर सो रहा है इसको जगाएं, बल्कि जगाएं नहीं बल्कि यहाँ से निकाल कर इसको भगाएं, तो आपने क्या करना है, सिंपली तौर पर इसको एनर्जाइज करना है। ये आपने दी इसको एनर्जी, और ये यहाँ से सोता हुआ इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ से निकल कर गायब। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से रिलीज हो गया, रिमूव हो गया, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि सोडियम आयोनाइज हो गया, सोडियम कैट आयन बन गया। अब आप सोचेंगे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, चलें इसको पकड़ के लाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास आ गया, लेकिन अब इसका ताल्लुक वास्ता सोडियम से कोई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सोडियम को हमने वो अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी जो दरकार थी उसको ये वाला इलेक्ट्रॉन भगाने के लिए। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी सिंपली तौर पर आईपी की। अब आईपी का यूनिट क्या होता है? सिंपल जूल पर मोल। इसको ऐसे भी लिखते हैं, जूल स्लैश मोल, जूल पर मोल इसको कहेंगे, लिखेंगे इसको ऐसे, और जूल मोल इनवर्स, लेकिन फिर भी इसको पढ़ेंगे हम क्या, जूल पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट डेफिनेशन एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और गेन होने के बाद एक एनर्जी को रिलीज किया जा रहा है, और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन अ गैसियस एटम गेन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट क्लाउड। अब ये आउटर मोस्ट क्लाउड क्या है? आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसी को आउटर मोस्ट क्लाउड कहते हैं। कोई मसले की बात नहीं है, बस थोड़ी बहुत जो है आप कह लेंगे इंग्लिश झाड़ी हुई है इस डेफिनेशन में। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझ लें। देखें ये क्लोरीन का एटम है। अब जैसा कि हमने कहा कि हमें आइसोलेटेड चाहिए, यानी किसी दूसरे से बॉन्ड इसकी नहीं होनी चाहिए। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ग्रुप 7 से बिलोंग कर रहा है। आपने क्या काम किया, थाल में रखकर इसको एक इलेक्ट्रॉन पेश कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया, आपने ज़बरदस्ती कहा कि भाई ले लो इलेक्ट्रॉन, ले लो इलेक्ट्रॉन। उसने कहा चलो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो आप, मैं आपका इलेक्ट्रॉन रख लेता हूँ यहाँ। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गया, अब आप देखें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको स्टेबल होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को बाहर निकाल देगा, और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप बिल्कुल प्यार और मोहब्बत के साथ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो आपको बाज़ों का डेल्टा एच बनाकर भी शो की जाएगी। और चूंकि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए एनर्जी के साथ आप देखेंगे माइनस लगा हुआ। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि माइनस क्यों लगा हुआ है, तो आप बेफिक्र रहें, जब आप केमिकल एनर्जेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे उस वक्त आपके जहन में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ इसका यूनिट भी देखना है। इसका यूनिट क्या है? सिंपली किलो जूल पर मोल इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 से ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और तमाम के तमाम टॉपिक्स समझ आए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।